16 दिसंबर 2012 की सर्द भरी वो मनहूस काली रात, जब देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दरिंदगी का एक ऐसा नंगा खेल खेला गया था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। यह दरिंदगी की एक ऐसी विभत्स घटना थी जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। उस सर्द भरी ठिठुरती रात में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती एक बस में 6 दरिंदों ने 23 साल की एक मासूम लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं निर्भया केस की। दोस्तों, आज हम आपको निर्भया केस की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। निर्भया का जन्म 10 मई 1989 को दिल्ली में हुआ था। अपने 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी और परिवार की इकलौती बेटी भी थी। निर्भया के माता पिता ने बिना किसी भेदभाव के बेटों की तरह ही अपनी बेटी को भी अच्छी शिक्षा और परवरिश दी थी। निर्भया शुरू से ही पढ़ाई में काफी तेज थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद वह मेडिकल फील्ड में फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करती है और उसकी डिग्री भी ले लेती है। घटना 16 दिसंबर 2012 की है। रविवार का दिन था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। छुट्टी का दिन होने की वजह से शाम को करीब 3:30-4 बजे निर्भया अपने दोस्त अवनेंद्र पांडे को फोन करती है और फिल्म देखने का प्लान बनाती है। अवनेंद्र पांडे जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। फिल्म देखने के लिए दोनों एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत चले जाते हैं, जहां पे वे दोनों लाइफ ऑफ पाई नाम की एक फिल्म देखते हैं। रात के करीब 8 बजे फिल्म खत्म होती है। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से बहुत कम ऑटो आ रहे थे और जो आ भी रहे थे तो वह द्वारिका तक नहीं जा रहे थे। द्वारिका जहां निर्भया रहती थी। करीब 15-20 मिनट बाद एक ऑटो वाला मिलता है जो मुनरिका तक जा रहा था। दोनों ने सोचा कि मुनरिका तक ऑटो से चलते हैं, वहां से द्वारिका के लिए कोई बस पकड़ लेंगे। इसीलिए दोनों ऑटो से मुनरिका बस स्टॉप तक आ जाते हैं। अब रात के 8:30 बज चुके थे। तभी मुनरिका बस स्टॉप पर सफेद रंग की एक बस आकर रुकती है। बस में से एक लड़का जिसकी उम्र करीब 17 साल थी, वह निर्भया को आवाज लगाता है कि दीदी कहां जाओगी। निर्भया नहीं सुनती। वह दोबारा फिर आवाज लगाता है कि दीदी आप कहां जाओगी। तब निर्भया कहती है द्वारिका। लड़का कहता है कि यह बस द्वारिका ही जा रही है, आ जाइए, हम आपको द्वारिका छोड़ देंगे। इसके बाद निर्भया और उसका दोस्त दोनों बस में चढ़ जाते हैं और पहली सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं। बस में केवल 3 ड्राइवर स्टाफ के अलावा 3 और लोग पैसेंजर सीट पर बैठे थे। उन्होंने सोचा कि शायद मुसाफिर होंगे, लेकिन वह मुसाफिर नहीं थे। वो वही लोग थे जिन्होंने उस रात दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। बस के अंदर मौजूद एक लड़का निर्भया और उसके दोस्त से किराए के तौर पर 20 रुपए भी लेता है। कुछ देर तो बस सही रास्ते पर चलती है, लेकिन उसके बाद ड्राइवर बस को द्वारिका वाले रास्ते से हटाकर दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। यह देखकर निर्भया का दोस्त बस में बैठे लोगों से जब यह पूछता है तो वे लोग उससे बदतमीजी करने लगते हैं और देखते ही देखते उसको लात और घूंसों से मारना शुरू कर देते हैं। बस के सारे खिड़की, दरवाजे और लाइट बंद कर दिए जाते हैं। वे लोग उनके मोबाइल और पर्स भी छीन लेते हैं। यह देखकर निर्भया डर जाती है
और शोर मचाती है। वह अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रहती है। अवनेंद्र को वे लोग इतना मारते हैं कि उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था। वह अब बेहोशी की हालत में था। इसके बाद वे दरिंदे निर्भया को खींचकर बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं और भूखे भेड़ियों की तरह निर्भया पर टूट पड़ते हैं। निर्भया भागने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, छटपटाती है, लेकिन उन 6 लोगों से लड़ना उसके लिए संभव नहीं था। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती उस बस में बारी बारी से सभी 6 दरिंदे निर्भया के जिस्म को नोचते रहते हैं। उनकी हैवानियत और वहसीपन यहीं नहीं रुकता। वे लोग निर्भया के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड तक घुसा देते हैं, जिससे निर्भया की आंख बाहर आ जाती है। निर्भया के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जो सही सलामत हो। 1 घंटे तक निर्भया के साथ हैवानियत का नंगा खेल खेलने के बाद वे दरिंदे उन दोनों को मरा हुआ समझकर बसंत विहार में सड़क किनारे फेंक देते हैं। वे उनको बस से कुचलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अवनेंद्र को थोड़ा होश था तो वह खुद को और निर्भया को बस के पहिए के नीचे आने से बचा लेता है। बस से फेंकने से पहले वे दरिंदे उन दोनों के कपड़े तक भी उतार लेते हैं। रात के 11 बज चुके थे। निर्भया का दोस्त मदद के लिए शोर मचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी वह किसी तरह सड़क पर चल रही गाड़ियों की तरफ हाथ से इशारा करके मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उन लोगों के अंदर की इंसानियत इतनी मर चुकी थी कि वे लोग अपनी गाड़ियां रोकते, शीशा नीचे करके उन्हें देखते और नजरअंदाज करके आगे निकल जाते। कुछ देर बाद बाइक पर एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तो वह उन दोनों की बुरी हालत देखकर वहां रुक जाता है और पुलिस को फोन करता है। थोड़ी ही देर में पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है और दोनों को तुरंत ही सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ निर्भया की हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है। डॉक्टर्स की टीम ने जब निर्भया को देखा तो वे चौंक गए थे। निर्भया का इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने बताया कि हमने ऐसा केस पहली बार देखा है जिसमें किसी के साथ ऐसी बर्बरता की गई हो। वह डॉक्टर आगे बताता है कि हमने निर्भया के पेट का एक एक्सरे कराया था, जिसे देखकर हम चौंक गए थे, क्योंकि उस एक्सरे में निर्भया की आंख ही दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी आंख को हुआ क्या है। मुझे लगा था कि या तो मशीन में कोई प्रॉब्लम है या मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सरे में देखा गया कि निर्भया के शरीर में मुश्किल से 1 फीट ही आंत बची थी, जबकि सामान्य दशा में एक इंसान के शरीर में 20 से 22 फीट लंबी आंत होती है। सफदरजंग अस्पताल की ही एक महिला डॉक्टर ने बताया कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में पीड़िता के नाजुक अंगों को चोटें आती हैं, कभी कभी कुछ ज्यादा चोटें भी आती हैं, लेकिन ऐसा मामला जहां पीड़िता की पूरी आंत बाहर निकाली गई हो, ऐसा हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद निर्भया के साथ हुई इस दरिंदगी की खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल जाती है। निर्भया के साथ हुई इस वारदात की खबर सुनकर लोगों में गुस्सा भर जाता है। जगह जगह सड़कों पर अपराधियों की गिरफ्तारी और सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन होने लगते हैं। देखते ही देखते ये प्रदर्शन पूरे देश में एक आंदोलन का रूप ले लेता है। साथ ही पूरे देश के लोग निर्भया के लिए दुआ करना भी शुरू कर देते हैं। मगर उसकी हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। यहां तक कि 5 दिनों में लगातार 5 सर्जरी करने के बाद भी निर्भया की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर्स की टीम दिन रात एक करके पूरी मेहनत के साथ
निर्भया को बचाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन जब निर्भया की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो तत्कालीन भारत सरकार ने फैसला लिया कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल सिंगापुर भेजा जाएगा। 27 दिसंबर को निर्भया को एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। लेकिन यहां आकर उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और 29 दिसंबर को निर्भया इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। इसके बाद निर्भया के शव को दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद निर्भया के दोस्त अवनेंद्र पांडे को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। निर्भया के इलाज के दौरान ही दिल्ली पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए उस बस की पहचान कर लेती है जिस बस में उस वारदात को अंजाम दिया गया था। बस के आधार पर दिल्ली पुलिस सबसे पहले बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार करती है। इसके बाद राम सिंह के जरिए एक के बाद एक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राम सिंह उम्र 30 साल, उसका भाई मुकेश सिंह उम्र 26 साल, विनय शर्मा उम्र 20 साल, पवन गुप्ता उम्र 19 साल और छठा अपराधी मोहम्मद अफरोज जो कि नाबालिग था, जिसकी उम्र 17 साल थी। घटना वाली रात ये सभी लोग पहले पार्टी करते हैं, उसके बाद पूरा प्लान बनाकर किसी का शिकार करने के इरादे से ही घर से निकलते हैं, जिनका शिकार बनती है निर्भया। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद निर्भया के दोस्त अवनेंद्र पांडे द्वारा इन सभी की पहचान कराई जाती है। पहचान होने के बाद इन सभी पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया जाता है। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान 11 मार्च 2013 को बस का ड्राइवर राम सिंह जेल में ही आत्महत्या कर लेता है। इसके अलावा मोहम्मद अफरोज जो नाबालिग था, उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और 3 साल की सजा पूरी करने के बाद 2015 में उसे छोड़ दिया जाता है। जबकि बाकी बचे 4 अपराधियों पर बलात्कार, हत्या और कई गंभीर धाराओं के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलता है और फाइनली 13 मार्च 2014 को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इन चारों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद ये चारों अपराधी अपनी फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है। उसके बाद ये चारों अपराधी सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास भी अपनी फांसी की सजा के खिलाफ अपील करते हैं, लेकिन वहां से भी उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है और फाइनली 7 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्भया के चारों गुनहगारों को 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, निर्भया कांड ने हमारे समाज के घोर काले पक्ष को भी उजागर किया था कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं और हमारी नैतिकता और इंसानियत किस स्तर तक गिर चुकी है। यह घटना केवल एक महिला पर हुए अत्याचार की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता और मानवता पर लगा हुआ एक कलंक है। आज हमें न सिर्फ निर्भया को याद करना चाहिए, बल्कि यह प्रण भी लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हमें अपने समाज को ऐसा बनाना है जहां हर स्त्री, हर बेटी सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। हमें सिर्फ कानून में ही नहीं, बल्कि खुद की मानसिकता में भी बदलाव की जरूरत है। तभी ऐसे मामलों को रोका जा सकता है, वरना आज इस निर्भया के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और निर्भया के साथ ऐसा होगा। भगवान निर्भया की आत्मा को शांति दे, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।